इस समय सीईटी को लेके काफ़ी कुछ वायरल हो रहा है, तो हम इस वीडियो में सीईटी पर ही बात करेंगे। क्या कुछ इसमें पॉइंट्स हैं और क्या आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। इसको एक एक करके हम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइमर होंगे वो भी समझ पाएंगे और जो इसको पहले सुन रखे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। पहले सवाल ये उठता है कि ये बवाल उठा कहाँ से और इतना सब कुछ चारों तरफ इसकी वीडियोस आप देख पा रहे होगे, तो ये मैटर कहाँ से उठा है। देखिए, दैनिक भास्कर में एक 11 तारीख को खबर पब्लिश हुआ, आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा ये, जिसमें सीईटी को मई और जून के महीने में कंडक्ट कराने की बात कही जा रही है और उसमें जो टेस्टिंग एजेंसी ये सब कुछ फाइनल हो गया है, इसके बारे में जिक्र हुआ। उसको लेकर के कई जगह पर आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे होंगे, तो एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं ये सीईटी और एनआरए, ये दो अलग अलग चीज़ें, ये है क्या। तो सीईटी एक परीक्षा का नाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हो, आईबीपीएस का एग्ज़ाम देते हो, रेलवे के लिए आरआरबी का एग्ज़ाम देते हो, वैसे सीईटी एक एग्ज़ाम का नाम है। और इनके जो परीक्षा को कंडक्ट करवाएगा, जैसे आईबीपीएस का टीसीएस करवाता है और एसएससी का एग्ज़ाम भी टीसीएस के पास में, रेलवे का भी टीसीएस ले रखा है। पहले अलग अलग एजेंसियाँ हुआ करती, जैसे सिफिक कराती थी आपकी। तो ये जो एग्ज़ाम कराने का जो ठेका होगा, यानी जो एग्ज़ाम करवाएगा, वो आपका एनआरए होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसे आपने देखा होगा कि जेई का जो एग्ज़ाम होता है, आईआईटी जेई का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाता है, वैसे एक एजेंसी फॉर्म किया गया है एनआरए करके, जो इस एग्ज़ाम को करवाएगा। तो सीईटी परीक्षा का नाम है और इस परीक्षा को जो करवाने वाली एजेंसी होगी उसका नाम होगा एनआरए। जो ये सीईटी है, ये फर्स्ट टाइम, अभी आप दैनिक भास्कर में फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हो, ये 2018 से 19 से मैटर उठा था, बीच में काफ़ी कुछ हवा हुआ था कि अब आएगा अब आएगा, लेकिन जो अभी फिर से अखबार में ये आया है कि ड्राफ्ट कर लिया गया है, सब कुछ हो गया है, तो उसके बाद ये चीज़ें फिर से उठ के वो हो गई। तो ये फर्स्ट टाइमर नहीं है, ये पहले भी ये चीज़ें आ चुकी हैं न्यूज़ के अंदर। तो बेसिकली है क्या ये सीईटी के अंदर होगा क्या आपका। अभी देखिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और जो पीएसयू है, बेसिकली अगर आप सिंपल समझो लैंग्वेज में, तो एसएससी का एग्ज़ाम देते हो तो एसएससी की जितनी पोस्टें हो गई, बैंक के एग्ज़ाम हो गए और बैंक की जो पोस्टें हो गई, और उसके अलावा रेलवे की जो पोस्टें हैं, इन सभी पोस्टों के लिए एक प्री का जो एग्ज़ाम होगा वो कॉमन होगा। यानी कि बैंक के लिए, रेलवे के लिए और एसएससी के लिए प्री का एग्ज़ाम कॉमन होगा, जो करवाया जाएगा सीईटी एग्ज़ाम के थ्रू, और वो एनआरए कंडक्ट करवाएगी। ये जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा आपका, वो 3 स्टेज के लिए होगा। एक क्लास 10, 3 लेवल पे कंडक्ट करवाया जाएगा। एक क्लास 10th के लिए, एक क्लास 12th के लिए और एक ग्रेजुएशन लेवल पे। तो 3 लेवल पे, जैसे अगर आप एसएससी का भरते होगे तो एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, एक सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है और एक सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। सेम वैसे ही आपका ये 3 लेवल पे कंडक्ट करवाया जाएगा, 10th, 12th और ग्रेजुएशन के लेवल पे, प्री का जो एग्ज़ाम है आपका। इसका जब एग्ज़ाम देंगे आप प्री का, यानी सीईटी का जो आपका मार्क्स आएगा, यानी इसका एक स्कोर कार्ड आएगा, वो स्कोर कार्ड आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा। सीईटी में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये परीक्षा साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आपका अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर, मतलब साल में अगर 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं, दोनों में से अगर कोई भी क्लियर होता है आपका, यानी उसका जो कट ऑफ रहता है, अगर वो क्लियर होता है, तो वो स्कोर कार्ड आप अगले 3 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे स्कोर कार्ड पे हमें जॉब दे दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आपका जो प्री का एग्ज़ाम है वो आपका कॉमन हो गया। उसके बाद जैसे एसएससी की जो अलग अलग पोस्टें निकलेंगी 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी कि एमटीएस की पोस्ट, सीएचएसएल की और सीजीएल की थ्रू, ठीक है, जो पोस्टें आएंगी, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे। यानी अगर आपका ये क्लियर नहीं है सीईटी का जो एग्ज़ाम है, अगर वो कट ऑफ क्लियर नहीं है, तो आप उसका फॉर्म टीयर 2 के लिए या फिर टीयर 3 की बात करें। जैसे अगर आप बैंक की बात करोगे, उसमें मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि अगर मान लो किसी के अंदर डिस्क्रिप्टिव का भी एग्ज़ाम है, टीयर 3 की भी उसके अंदर है, तो वो आप आगे का एग्ज़ाम आप तभी दे पाएंगे उसका, जब आपका इसका टीयर 1 यानी कि प्री का एग्ज़ाम सीईटी वाला क्लियर हुआ होगा। तो मेंस के लिए आपका, यानी आगे के एग्ज़ाम के लिए, इसी स्कोर के बेसिस पे आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा और आप उसके एग्ज़ाम को, टीयर 2 को और फिर आगे का टीयर 3 भी अगर वो क्लियर करेंगे, तब आप जॉब इसके थ्रू पाएंगे। अब यार, ये तो चलो रहा, ये सबके पब्लिक डोमेन में है, चीज़ें जान पा रहे हैं। जो जो दिक्कतें आएंगी और जो इसको लेकर के वो होगा, वो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो दिक्कत आएगी वो है सिलेबस को लेकर के। देखिए, अभी क्या है, कैंडिडेट बटे हुए हैं। जो बैंक की तैयारी करते हैं वो उनका पूरा अलग है कहानी, जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं उनकी पूरी कहानी अलग है। रेलवे के लिए एसएससी वाले ही अप्लाई कर देते, लेकिन अगर हम बैंक और एसएससी को देखें तो लगभग एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको लगता होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ दोनों की तैयारी करते हैं, ऐसे आप कर रहे हो तो मेरी देखो पर्टिकुलर सलाह नहीं रहेगी। अगर आप
एसएससी पर इंक्लाइंड हो तो आप एसएससी को देखिए, अगर आप बैंक की तरफ है तो बैंक की तरफ देखिए। तो दोनों का यार सिलेबस को अगर हम लेके बात करें तो अगर प्री का एग्जाम सभी के लिए कॉमन हो रहा है तो जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा, प्री का जो पैटर्न होगा उसको लेके बहुत ज़्यादा डाउट कैंडिडेट के दिमाग में रहेगा। बिकॉज एसएससी वाले को कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो बैंक के अंदर आता है। जैसे अगर हम बात करें मैथ्स को पकड़ के चलें तो मैथ्स में अगर बैंक की बात करें तो उनका मेन फोकस जो रहता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन पे रहता है, स्टैटिस्टिक्स पे रहता है, आपका प्रोबेबिलिटी पे रहता है, और कोर जो मैथमेटिक्स है वो कम देखने को मिलता है। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो एसएससी की जो अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है, वो थोड़ी कम लेवल की आती है। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक का पैसेज और जो सेंटेंस करेक्शन वाला रहता है वो थोड़े हाई लेवल का रहता है। तो सिलेबस को लेकर के बड़ा कुछ ऊपर नीचे रहेगा और प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बच्चों की डिस्टर्ब होने वाली है अगर प्री की हम देके बात करें तो। अगर आप वहीं पर रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे तो रीजनिंग आपको पता ही है, एसएससी की रीजनिंग बैंक के कंपैरिजन में काफ़ी कुछ लो रहती है। तो यार रीजनिंग का भी कहानी पूरा कुछ अलग है। तो यार सिलेबस जो है ये मिक्सअप अगर रखा जाएगा, क्योंकि अगर एग्जाम होगा तो सभी को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी, आपका मॉक टेस्ट सब कुछ बदलने वाला है प्री के एग्जाम यानी सीईटी का जो प्री का एग्जाम होगा। अब बात करते हैं दूसरा, अगर आप टियर 1 का एग्जाम क्लियर करेंगे तो फिर मेंस के लिए आपको मैंने बताया कि जैसे सीजीएल की वैकेंसी आती है तो इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा मेंस के लिए। जब आप मेंस के लिए जाएंगे तो यार मेंस के लिए फिर से वही, अब एसएससी का है तो एसएससी का मेंस का जो सिलेबस रहेगा जहाँ तर है कि वो वही रखेंगे, क्योंकि एसएससी मैथ्स में कोर मैथमेटिक्स पूछती है। आपकी इंग्लिश का लेवल पता ही अगर आप देते आ रहे हो तो कि बेसिक ग्रामर्स वो रखी जाती है, पैसेज उतने लेवल के नहीं रहते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स उस हाई लेवल के नहीं रहते जैसे कि बैंक का रहता है। तो फिर से आपको मेंस के लिए बैक टू उसी सिलेबस पर आना पड़ेगा जो आपका पहले से तैयारी करते हैं। यानी आपका एक बहुत कुछ बड़ा एरिया कवर होने वाला है, क्योंकि आपको बैंक का भी लेके चलना होगा, एसएससी का चल ही रहा है, तो आपका एरिया काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो। अगली जो दिक्कत आएगी, जो सबसे बड़ी दिक्कत है नौकरी, देखो मेन आप जो ये सब कुछ की जाएगी नौकरी देने के लिए बात करी जाएगी, जिसको लेकर के सबसे बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। बिकॉज वैकेंसीज वर्ष अगर हम कैंडिडेट देखा जाए तो वैकेंसी जितनी निकलेगी उस हिसाब से अगर हम कैंडिडेट को देखें तो उनकी संख्या काफ़ी कुछ ज़्यादा रहेगी। बिकॉज लगभग 10 गुना 11 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे टियर 1 के अंदर, उससे ज़्यादा भी पास कर सकते हैं स्कोर कार्ड, क्योंकि गवर्नमेंट को डेटा दिखाना होता है। और आपको पता है वैकेंसी बहुत कम आती है। सीजीएल की बात करें तो बहुत खींच के जाएगा तो 10,000, एसएससी की अगर हम पूरा बात कर लें सभी पोस्टों को मिला करके तो 25,000 30,000, जिसमें हम सीपीओ को इंक्लूड कर लें, सीएचएसएल को इंक्लूड कर लें और इसके अलावा स्टेनोग्राफर को ले लें, सब कुछ मिला के 25,000 के आसपास रहेगी। लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा पास किए जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा हौच पौच मच जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट को लेकर के। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो स्कोर कार्ड आपका आएगा इसका ये मतलब नहीं है कि आप केवल एसएससी के लिए ही भर सकते हो। अगर आपका प्री का एग्ज़ाम क्लियर है सीईटी का तो आप उस बेसिस पे बैंक में भी अप्लाई कर सकते हो, रेलवे में भी कर सकते हो, एसएससी में भी कर सकते हो। तो जो कैंडिडेट पास करेंगे वो तीनों जगह पे अप्लाई करेंगे, तीनों ही जब भी वैकेंसी आएगी, जिसकी भी जल्दी आएगी क्योंकि सबको जल्दी जॉब लेना होता है, तो वो अप्लाई करेंगे। और वहाँ पर ये होगा कि आपको पता है कि जो कैंडिडेट अच्छे होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है यार, राइट। तो अगर मान लीजिए बैंक का, क्योंकि बैंक इस प्रोसेस में मतलब इन सब चीज़ों में बहुत फास्ट रहती है एसएससी के कंपैरिजन में, तो वो कैंडिडेट बैंक में भी सिलेक्ट होता हुआ दिखेगा आपको, वो कैंडिडेट एसएससी में भी सिलेक्ट होता हुआ दिखेगा, वो रेलवे में भी सिलेक्ट होता हुआ दिखेगा। और वो ज्वाइन किसको करेगा अब वो उसकी पर्सनल चॉइस होगी। तो एक ये जो होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट वर्सेस जो वैकेंसीज रहेगी आपकी, वो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करेगा। और जो मैंने अभी बताया मुद्दा आपको, उससे क्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा सीट है। देखो यार एसएससी में मोर देन 50% सीटें खाली रह जाती हैं। आपको लगता होगा कि नहीं पोस्ट तो पूरी भर गई, लेकिन आपको बताऊं कि मैं ज़्यादातर चीज़ें कवर करता हूं ज्वाइनिंग से लेकर के उसके बाद, मतलब फाइनल रिजल्ट के बाद से लेकर के ज्वाइनिंग और उसके आगे की सब चीज़ें कवर करता हूं मैं। तो मैं बता दूं आपको, इवन तो सीजीएल की अगर आप पोस्ट पकड़ोगे जिनमें बल्क में वैकेंसी आती है, जीएसटी की बात कर लो, सीएजी की बात कर लो, 30-40% सीजीएल की पोस्टें खाली रह जाती हैं। ज़्यादातर लोकेशन ऐसी आती है कि कैंडिडेट उसको छोड़ करके फिर नॉर्थ में चला आता है। सीएचएसएल की बात कर लेते हैं यार, उसकी 50% सीटें खाली रह जाती है। तो होगा वही कि जैसे मान लीजिए आपका स्कोर कार्ड आ गया और बैंक का वैकेंसी जल्दी आ गई, आपने अप्लाई किया, आपका बैंक में भी हो गया और आपका फिर रेलवे का आया, रेलवे में भी हो गया और बाद में आपका सीजीएल में होता है और आप सीजीएल में ज्वाइन करते हैं, तो ये जो 2 पोस्टें रहेंगी वो खाली रह जाएंगी, यानी वो सीट वेस्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। बिकॉज वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान अभी तक देखने को नहीं मिला है। एसएससी में काफ़ी बार ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन एसएससी ऐसा कुछ जनरेट नहीं करती है, तो ये सीट वेस्ट आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। देखिए जैसे अभी आपने देखा था, अगर सीजीएल से अगर आप जुड़े हुए हो कि जैसे ही आपने सीजीएल में 40,000 वैकेंसी सुनी थी, 38,000 सीजीएल 2022 में वैकेंसी आई थी,
तो कितने लोगों ने अप्लाई किया आपने देखा। तो पब्लिक क्या है ना, नंबर ऑफ वैकेंसी की भीड़ को देख करके टूट पड़ती है। और ऐसे ही जब बताया जाएगा कि यार 1.5 लाख वैकेंसी आ रही है बैंक, रेलवे, एसएससी सबको मिला करके, तो कितनी पब्लिक अप्लाई करेगी, आप इस चीज़ को जान रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि यार होना तो उन्हीं का है जो वाकई पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब भीड़ आती है ना, तो उससे क्या होता है कि जो एग्ज़ाम प्रोसेस होता है उसको मैनेज करने में काफ़ी कुछ समय लग जाता है। माल प्रैक्टिसेस यानी कि चीटिंग वीटिंग के केसेस बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो पढ़ने वाले हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनका भरोसा टूटता है और डिले जो होता है एग्जाम का। मान लीजिए 1.5 महीने एग्जाम ही चल रहा है, आपका प्री का एग्जाम 10 तारीख खत्म हो गया, आगे 1.5 महीने तक एग्जाम लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी रहता है, क्योंकि होना उन्हीं का है जो वाकई तमीज़ से तैयारी कर रहे हैं। तो यार एक नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने से, यानी भीड़ बढ़ने से, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा आने से डेफिनेटली बहुत सारे लोग, करोड़ों में संख्या ही जाएगी, और वो एग्ज़ाम करा पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा। एनआरए बनाया गया है, कहा जा रहा है कि वो ज़िले ज़िले में सेंटर बनाए जाएंगे, तो उसका मैनेजमेंट कर पाना और उस एग्ज़ाम को पूरा करवा पाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा, जो कहीं ना कहीं पढ़ने वालों और उनके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेगा। बात करते हैं, देखो पीछे के जो अगर हम रिकॉर्ड्स देखें, जो इस तरह की स्कीम लाई गई, जैसे कि अगर हम बात करें अभी पेट का एक एग्ज़ाम होता है, अलग अलग स्टेट में भी होते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो पीईटी का एक एग्ज़ाम होता है पेट का। सेंटर पे बात करें टीचर के लिए सी टेट का एक एग्ज़ाम होता है आपका, या फिर यूपी टेट का एक एग्ज़ाम होता है। तो ये जितने भी प्री के एग्ज़ाम होते हैं, जिनके स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप अप्लाई करते हो, जब वैकेंसी आती है तब उसका क्या कुछ रिजल्ट रहा है, बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, सभी मतलब मैक्सिमम लोगों को उसका पता है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स में, आसपास में आप आए दिन कैंपेन देखते हो कि इसकी वैकेंसी अटकी पड़ी है, उसकी अटकी पड़ी है, तो क्या कुछ उसका रिजल्ट रहा है, हम उसको देख रहे हैं। तो और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो फ्रूटफुल नहीं है, सही नहीं है, ये देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए देखा जाए तो यार सीईटी भी, क्योंकि सीईटी में एक कोर सेक्टर जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, क्योंकि बहुत बड़ी भी यूपीएससी सबके लिए वो नहीं रहता, और यूपीएससी में उतनी भीड़ नहीं रहती, और वो आपको पता है कि वो एग्ज़ाम अलग ही कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप बी और ग्रुप सी और रेलवे, बैंक, एसएससी की बात करें, तो इसमें मैक्सिमम जनता टूटी पड़ी है, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये दिक्कत आएगी। जैसे अगर आपने पेट और सी टेट में देखा है कि कुछ बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं रहा उसका, तो इसका भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर देखो इसमें कुछ पॉइंट्स अगर हम बात करें कि क्या कुछ बेहतर बनाया जा सकता है अगर प्री को कराने के बाद अगर देखा जाए, सबसे पहले जो चीज़ है वो वैकेंसीज़ का है। आप बात अगर देखो, अगर कर रहे हो कि अगर एग्ज़ाम को सही तरीके से करा के और वाकई में अगर आप जॉब देने की बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ इसमें सही वैलिड पॉइंट और रह सकता है अगर इसको कराया जाए तो सही तरीके से। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि अगर आप देखो, अगर रियल में गवर्नमेंट जॉब देने के उसमें है, या फिर सही तरीके से लोगों को अगर रिक्रूटमेंट करना चाह रही है, तो वैकेंसीज़ को सभी मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू, या फिर अगर बैंक की बात करें, अगर हम रेलवे की बात करें, तो एक बार अच्छे से उसको रिपोर्ट करके और फिर डाले। अगर ऐसा देखा जाए तो आप अच्छी खासी वैकेंसी देखोगे, तो वैकेंसीज़ का ज़्यादा बल्क में होना पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेटिंग लिस्ट का होना यार। अब इसको किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि यार कोई चीज़ पॉसिबल, अगर हम कहो कि यार ये कई बार लोग कहते हैं कि यार ग्रुप बी की पोस्ट है, सी की पोस्ट है, अलग अलग ग्रेड पे की पोस्ट है, नहीं कर सकते। अगर आप पॉलिसी सही से बनाएंगे तो यार बिल्कुल डेफिनेटली यार ये पॉसिबल है कि वेटिंग लिस्ट का मुद्दा आए और वेटिंग लिस्ट क्रिएट हो। अगर वेटिंग लिस्ट होगा तो यार ये सीटें जो खराब हो रही है ना, उनको रोका जा सके, क्योंकि स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होगा। इतनी भीड़ आ जाएगी, इतनी पब्लिक आ जाएगी कि एक कैंडिडेट 5-10 जगह सेलेक्ट हो जाएगा। जो जेन्युइन लोग हैं उनको जॉब लेना वाकई भारी पड़ जाएगा। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जिस देखो यार, जो लोग हाई ग्रेड पे की पोस्ट ले लेते हैं, मान लीजिए 4800 ग्रेड पे ले लिया या 46 की ग्रेड पे ले लिया, अगली बार आप उनको ये बैन कर सकते हो कि 2400 के लिए आप अप्लाई कर सकते, या 2800 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि देखो यार, बेरोजगारी वाकई किस लेवल पे है, जब फॉर्म भरा जाएगा आपको तभी आइडिया लग जाएगा। तो अगर रियलिटी में इन सब चीज़ों को रोकना होगा, कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे जिससे क्या है कि सभी को जॉब मिल पाए। और मैं बताऊं, बेसिकली हो यही रहा है कि एक ही बंदा 5 जगह 6 जगह सेलेक्ट हो जा रहा है। गलती उस कैंडिडेट की नहीं, मैं बताऊं आपको, जो बंदा 5 जगह 6 जगह सेलेक्ट हो जाता है, मैं अपने चैनल पे बताऊं जितने लोग सेलेक्ट मतलब पोस्ट सीजीएल के लेते हैं, ऑलमोस्ट 3-4 जगह तो लोग सेलेक्ट रहते ही हैं। गलती बिल्कुल भी कैंडिडेट की नहीं है। जो ये प्रोसेस एग्जाम का, जिस तरह की चीज़ें फंस जाती हैं आकर के कैंडिडेट को करना पड़ता है, फिर छोड़ना ही पड़ता है। तो ये जो तरीका है, ये जो सिस्टम बन रखा है, इसको अगर सुधारा जाए तो यार वाकई सभी को जॉब मिल पाएगी और ये चीज़ें और बढ़िया बेहतर तरीके से हो पाएगा।